जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है 18 मार्च 2025 और शुरू करते हैं अपनी आज ही करंट अफेयर्स की क्लास। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस आपको एनालाइज करा के अच्छे से एकदम तैयार किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस देकर क्वेश्चन खत्म कर दिया जाता है। और अगर डेली करंट अफेयर्स की आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो। चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया। क्या पीएम मोदी जी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो किस राज्य में लिया, हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड राज्य में। क्या हो जाएगा आंसर, उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुखुआ में मां गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना और दर्शन भी की। ठीक है। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म का कार्यक्रम की पहल की है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। और ये जो विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल की है, ये इसी वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल की है, मतलब इसी साल की है ये हमारी शुरुआत इसकी। और उत्तराखंड के बॉर्डर के गांव के पर्यटन का विकास होगा और इन गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की गई है। होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा लोन दिया जा रहा है। ठीक है। और पहाड़ियों में पहाड़ियों में इकोलॉग हर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर और हेलीपैड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी श्री मोदी ने कहा कि टिम्मर सैन महादेव, माना गांव और जादू गांव जैसे स्थानों में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का नए सिरे से विकास किया जा रहा है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या हुआ इसमें, इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट एक टाइप से ये हुआ कि ये इसी वर्ष ये उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल की है। ठीक है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कहाँ पर, हरसिल में एक ट्रेक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ठीक है। और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण होगा। ठीक है। क्या कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में हो रहे हैं, आयोजित किए जाएंगे मतलब। और यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण है। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा संस्करण। क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा संस्करण। डिटेल में समझते हैं क्या कि युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में किया जाएगा। किसने किया, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने। ठीक है। तो खेल मंत्री और युवा मामले के और खेल मंत्री कौन है, हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण होगा। खेलों के दौरान 230 पैरा एथलीट 6 क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें पेरिस पैरालंपिक पर 2024 के पदक विजेता भी शामिल है। ठीक है। और पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग खेल स्पर्धाएं 21 से 26 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग खेल स्पर्धाएं 20 से 26 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ठीक है। और पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाएं 20 से 27 मार्च तक इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में होगी। और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पैरा शूटिंग स्पर्धाओं की मेजबानी करेगी। ठीक है। क्वेश्चन आया आपके समझ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें हमारा,
एक तो ये पता चला हमें युवा मामले और खेल मंत्री कौन हमारे, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारे क्या है कि इसका दूसरा संस्करण, ये तो पता ही चला गया। 230 पैरा एथलेटिक्स, इसमें 6 क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धाएं करेंगे। पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा लिफ्टिंग खेल स्पर्धाएं 21 से 26 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। ठीक है। और पैरा बैडमिंटन और जो पैरा टेनिस है, इनकी स्पर्धाएं 20 से 27 मार्च तक इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में होगी। ठीक है। और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पैरा शूटिंग स्पर्धाओं की मेजबानी करेंगे। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा कि शरत कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। किसने? शरत कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा आंसर? सी, टेबल टेनिस। तो क्या हो जाएगा आंसर? टेबल टेनिस। भारतीय टेबल टेनिस आइकन ए शरत कमल ने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की है, जिससे खेल के शिखर पर उनके शानदार 22 साल के कैरियर का अंत हो जाएगा। भारतीय टेबल टेनिस आइकन ए शरत कमल ने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की है, जिससे खेल के शिखर पर उनके शानदार 22 साल के कैरियर का अंत हो जाएगा। शरत चेन्नई के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट में भाग लेंगे, जो उनका आखिरी टूर्नामेंट है और 25 से 30 मार्च तक चलेगा ये टूर्नामेंट। ठीक है। और खेल पर उनका प्रभाव उनकी उपलब्धियों से कहीं आगे तक जाता है, जिसमें 7 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक, 2 ऐतिहासिक एशियाई खेलों के कांस्य पदक और 5 ओलंपिक में भाग लेना शामिल है। ठीक है। और शरद 2024 में पेरिस में उद्घाटन समारोह में भारत के संयुक्त ध्वजवाहक थे। शरद 2024 में पेरिस के उद्घाटन समारोह में भारत के संयुक्त ध्वजवाहक थे। ठीक है। और शरद कमल ने अपना पहला राष्ट्रीय खिताब 2003 में जीता था और उन्होंने अपने कैरियर में 10 बार राष्ट्रीय खिताब जीता हुआ है। तो इनके बारे में, शरद के बारे में आपको डिटेल में चीज़ें पता चली है। क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आपने देख लिया होगा। एक तो इन्होंने घोषणा की है और 22 साल का इनका जो कैरियर वो अंत हो जाएगा। लास्ट इनका कहाँ पर होएगा अब ये? चेन्नई के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट में भाग लेंगे, जो उनका आखिरी टूर्नामेंट है, 25 से 30 मार्च तक चलेगा। और इन्होंने कितने पदक है? जिसमें इन्होंने 7 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक, 2 ऐतिहासिक एशियाई खेलों में के कांस्य पदक और 5 ओलंपिक में भाग लेना शामिल है। और 2024 के पेरिस उद्घाटन समारोह में भारत के संयुक्त ध्वजवाहक भी कौन थे? शरद कमल। और शरद कमल ने अपना पहला राष्ट्रीय खिताब कब जीता था? 2003 में। ठीक है। और उन्होंने अपने कैरियर में 10 बार राष्ट्रीय खिताब जीता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ और आकाशगंगा में पानी के भंडार का पता लगाने के लिए नासा 7 मार्च को कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है? क्या बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा, आकाशगंगा में पानी के भंडार का पता लगाने के लिए नासा 7 मार्च को कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च कर रहा है? तो क्या हो जाएगा हमारा? स्फेरेक्स। क्या हो जाएगा आंसर? ए, स्फेरेक्स। चलो डिटेल में समझते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा कि नासा द्वारा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए स्फीयरएक्स दूरबीन को प्रक्षेपित किया जाएगा। नासा एक मेगाफोन के आकार की वेधशाला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नासा एक मेगाफोन के आकार की वेधशाला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और इसका उद्देश्य बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ, इसे बेहतर ढंग से समझना और आकाशगंगा के पानी के भंडार की खोज करना है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। स्फेरेक्स अंतरिक्ष दूरबीन को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से 7 मार्च को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
वेधशाला में अपने नियोजित 2 वर्षीय मिशन के दौरान 450 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं, साथ ही मिल्की वे में भी 100 मिलियन से अधिक तारों के बारे में डेटा एकत्रित करेगी। तो इसमें जो पॉइंट से हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है? एक तो ये कि इसका नाम ही था, स्फीरेक्स दूरबीन को प्रक्षेपित किया जाएगा। दूसरा, इसका नासा के एक मेगाफोन के आकार की वेधशाला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। मेगाफोन के आकार की वेधशाला लॉन्च करने का, और इसका उद्देश्य क्या है वो भी हमें पता चल गया। दूसरा, ये कहाँ से होगा? अंतरिक्ष दूरबीन को कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से 7 मार्च को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये हमें जगह का ही पता चला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और दूसरा, दो दो वर्षीय मिशन के दौरान 450 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं, साथ ही मिल्की वे में भी 100 से मिलियन से अधिक तारों के बारे में डेटा एकत्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, तो किसने किया है, आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। किसने ग्रहण किया है हमारा, तो आंसर हो जाएगा ए, पावित्रा मार्गेरिटा। क्या? पावित्रा मार्गेरिटा। डिटेल में समझते हैं तो क्या होगा हमारा, कि बारबाडोस सरकार ने 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, बारबाडोस सरकार ने 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पुरस्कार प्रदान किया। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय विदेश केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। ठीक है, और केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के 9 दिवसीय दौरे पर है। वह 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक उरुग्वे, बहामास 2 से 4 मार्च 2025, बारबाडोस 4 से 6 मार्च 2025 और निकारागुआ 6 से 8 मार्च 2025 तक जाएंगी। और बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह एक पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? पवित्रा मार्गेरिटा का। ठीक है, और पवित्रा मार्गेरिटा केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री है हमारी, कौन? पवित्रा मार्गेरिटा। और वो इस समय 9 दिवसीय देशों के क्या, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के 9 दिवसीय दौरे पर है, जिसमें उनके पता चला है वो कहाँ कहाँ जाएगी। 2 मार्च उरुग्वे, बहामास, बारबाडोस और निकारागुआ में रह जाएंगी। ठीक है, और जो ये बारबाडोस का जो इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये क्यों है? क्योंकि इसकी घोषणा कब हुई थी, कि जो बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हर साल क्या, हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा डी? 7 मार्च। डिटेल में समझते हैं तो क्या होगा हमारा, डिटेल में हम समझते हैं कि हर साल
7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ताकि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल को समर्थन देने के लिए 1 से 7 मार्च तक पूरे देश में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पहल को समर्थन देने के लिए 1 से 7 मार्च तक पूरे देश में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष 1 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पीएम बीजेपी के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए समारोह की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी को नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा केंद्रीय फार्मो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के सहयोग से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? क्या एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने। डिटेल में समझते हैं क्या कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना की शुरू की गई है। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने धार्मिक स्थलों के पास शराब के लाइसेंस बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कि आरबीआई ने किसको अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? क्या अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है आरबीआई ने किसको? तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। आंसर हो जाएगा हमारा बी, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। डिटेल में समझते हैं तो क्या है हमारा कि आरबीआई ने 3 मार्च से अजीत रत्नाकर जोशी को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और डॉक्टर जोशी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के साथ साथ आरबीआई के वित्तीय स्थिरता विभाग का प्रबंधन करेंगे। अपनी पदोन्नति से पहले उन्हें सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में प्रधान सलाहकार का पद संभाला था। सांख्यिकी, आईटी और साइबर जोखिम प्रबंधन में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डॉक्टर जोशी बहुमूल्य विशेषज्ञता लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अगर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको ये वीडियो मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।